हेलो फ्रेंड्स, बी फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर 2 बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीआईएस के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारी कार्यों के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जीआईएस क्या होता है? सरकारी कामकाज जो होते हैं उनके लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरा है, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में प्रयोग में लाया जाता है। अगला है, बेहतर निर्णय के कारण लागत में बचत करने में मदद करता है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने में मदद करता है। आप लोगों को जीआईएस की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होती है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिसे हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र। फिर से देखेंगे एक बार। जीएस के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। सरकारी कार्यों के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में प्रयोग में लाया जाता है। बेहतर निर्णय के कारण लागत में बचत करने में मदद करता है और जनसांख्यिकीय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने में मदद करता है। और भी पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। पांचवा है, आपराधिक मामलों के अन्वेषण में मदद करता है। छठा है, कराच्छादन, नगरीय सेवाओं, जल वितरण प्रणाली या राजस्व सेवाएं, अवस्थापना सुविधाओं, निकाय की संपत्तियों को चिन्हीकरण आदि में मदद करता है जीआईएस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है जीआईएस के लाभ। आप लोग बता दो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआईएस के लाभ: कम लागत और समय में कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, अर्थात कम समय में और कम लागत में कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है। दूसरा, चित्रों के माध्यम से एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मैप का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जीआईएस की फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं, अर्थात वही मैप। चित्रों के साथ एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार किया जा सकता है। तीसरा है, एक बड़े क्षेत्र की विभिन्न विशिष्टताओं, फीचर्स, संरचनाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों को एक नज़र में देखा जा सकता है। मैप का निर्माण इस तरह से किया जाएगा, यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें होगी, सड़कें हो गए, नाले हो गए, इस तरह से अलग अलग चीज़ें मैप में अलग अलग पोर्शन में दर्शाया जाएगा। तो हमें जिस भी पोर्शन की ज़रूरत होगी उसे लेकर हम देख सकते हैं। वहीं पर ये बात बताइए, एक नज़र में देखा जा सकता है। एक बड़े क्षेत्र की विभिन्न विशेषताओं, संरचनाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों को एक नज़र में देखा जा सकता है। अगला है, दुर्गम क्षेत्रों को भी कम समय में आच्छादित कवर किया जा सकता है। पांचवा है, प्रणाली विकसित हो जाने के साथ इसका उपयोग समानता सभी के द्वारा अल्प अवधि के प्रशिक्षण के उपरांत सुगमता से किया जा सकता है। बात वही आती है, जब इस तरह से मैप का निर्माण किया जाएगा, यहाँ पे नाले हो गए, यहाँ पे सड़कें हो गए, आवासीय भवन हो गई, मैप का जब इस तरह से निर्माण किया जाएगा तो लोगों को जिस भी पोर्शन की जरूरत होगी उस पोर्शन को उठाएंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी उसके बारे में प्राप्त कर लेंगे और अल्प अवधि के प्रशिक्षण के उपरांत सुगमता से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, दूर संवेदन के लाभ। आप लोग को बता दो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूर संवेदन के लाभ: दूर संवेदन के विकास के निम्नलिखित लाभ है। पहला है, यह किसी बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आपकी आंखें जो होती हैं वो भी एक दूर संवेदन का कार्य करती है। जैसे आप किसी वस्तु को देखते हैं, किसी केंद्र को देखते हैं, तो आपकी आंखों में एक चित्र बन जाता है, तो वही होता है दूर संवेदन। और दूसरा है, यह समय आधार रेखा व विश्वसनीय तथा वास्तविक अथवा लगभग वास्तविक सूचनाएं प्रदान करता है। तीसरा, यह भूमि सर्वेक्षण की अपेक्षा कम खर्चीली है और इससे सूचनाएं शीघ्र ही एकत्र हो जाती हैं। चौथा है, दृष्टिगोचर तथा डिजिटल व्याख्या के लिए क्रमशः सदृश तथा डिजिटल आंकड़े प्रदान करता है। पांचवा है, यह किसी भी यंत्र के ऊपर कई बार गुजरता है, जिससे चित्रों की पुनरावृत्ति होती है। इससे समयानुसार होने वाले परिवर्तनों को भी समझने में सहायता मिलती है। छठा है, इस पर खराब मौसम तथा दुर्गम भूमि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, दूर संवेदन के लाभ। इसके निम्नलिखित लाभ है, यह किसी बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरा है, समय आधार रेखा पर विश्वसनीय तथा वास्तविक अथवा लगभग वास्तविक सूचनाएं प्रदान करता है। तीसरा है, भूमि सर्वेक्षण की अपेक्षा कम खर्चीली है, इससे सूचनाएं शीघ्र ही एकत्र हो जाती हैं। चौथा है, दृष्टिगोचर तथा डिजिटल व्याख्या के लिए क्रमशः सदृश तथा डिजिटल आंकड़े प्रदान करता है। पांचवा है, किसी भी यंत्र पर बार बार गुजरता है, कई बार गुजरता है, जिससे चित्रों की पुनरावृत्ति होती है।
इससे समय अनुसार होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायता मिलती है। छठा है, इस पर खराब मौसम तथा दुर्गम भूमि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को कैसे देख सकते हैं। आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग बता दो, फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को उपग्रह चित्र के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है। 3D व्यू का निर्माण करके हम फील्ड सर्वे तथा भूतल एवं ऊपरी तलों को देख सकते हैं, जिसको जनरेट करने के लिए हमें अधिक डेटा की जरूरत पड़ती है। प्लस का मतलब अतिरिक्त अर्थात ज़्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है और वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से एकत्रित की जा रही है। तो इसमें देखते हैं 3D आयामी 3D व्यू का निर्माण करके हम फील्ड सर्वे की न भूतल एवं ऊपरी तलों को भी देख सकते हैं, परंतु हमें इस व्यू को जनरेट करने के लिए अतिरिक्त डेटा की जरूरत पड़ती है, जो कि वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से एकत्रित की जा रही है। इस डेटा में किसी एक स्थान के भाग को दो अलग अलग कोणों में एकत्रित किया जाता है, जिससे कि उस स्थान का 60% हिस्सा प्राप्त हुई अलग अलग इमेज में एक ही हो। इस प्रकार से एकत्र की गई तस्वीरों का सॉफ्टवेयर की सहायता से स्टीरियो विजन का निर्माण करते हैं और भूतल एवं ऊपरी तलों को देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोगों का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआईएस पर लैरिस का क्या अर्थ होता है, इसका क्या लाभ है। जीआईएस सेक्शन में बहुत सारी सूचनाएं सुरक्षित रखी जा सकती हैं। आप लोगों को पता होगा जीआईएस भौगोलिक सूचना तंत्र होता है, अर्थात मैप, जिसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जीआईएस सेक्शन में बहुत सारी सूचनाएं रखी जा सकती है, अर्थात मैप में बहुत सारी सूचनाएं रखी जा सकती है। व्यवहारिक प्रयोग में समानता एक समय में एक अथवा दो सूचनाओं की ही आवश्यकता होती है, अतः यदि ऐसे नक्शे का प्रयोग किया जाता है जिसमें सारी सूचनाएं हो, तो जिस विषय हेतु नक्शे का अध्ययन उस समय किया जा रहा होता है उसका परीक्षण अत्यंत कठिन हो जाता है। अतः अलग अलग तरह की सूचनाएं अलग अलग लैरिक्स में एकत्रित की जा सकती हैं और आवश्यकता अनुसार एक अथवा एक से अधिक लैरिक्स को मर्ज करके देखा जा सकता है। उदाहरण क्या बताया गया, एक लेयर में शहर की सड़कें हो सकती हैं, दूसरी लेयर में पाइपलाइन, तीसरी में ड्रेनेज, चौथी में आवासीय भवन, पांचवें में वाणिज्यिक भवन आदि। इस प्रकार से कितने 63 लेयर्स तक बनाई जा सकती हैं। नक्शे का व्यवहारिक प्रयोग करते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर अथवा प्रिंट आउट में नक्शे में वही सूचनाएं दिखाई देंगी जिससे हमारी रुचि होगी। इस प्रकार जीआईएस नक्शे के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयगत नक्शे डिवेटिंग में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जीआईएस नक्शे में लैरिक्स का क्या अर्थ होता है, उसका क्या नाम है। जीआईएस नक्शे में बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित की जाती है, अर्थात जो मैप बनाया जाएगा उसको इस तरह से पार्ट वाइज बनाया जाएगा। इसमें कहा हुआ है एक लेयर में यहाँ पे शहर की सड़कें हो सकती हैं, दूसरी में पाइपलाइन हो सकती है, तीसरी में नाले, चौथी में आवासीय भवन, पांचवें में वाणिज्यिक भवन। इस तरह से जब मैप का निर्माण किया जाएगा तो जिस भी पोर्शन की जरूरत होगी उस भी पोर्शन को उठाएंगे और उसके बारे में सरलता से विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और इस तरह से 63 लेयर्स तक जो है बनाई जा सकती है। वही यहाँ पे कहा गया है। देखते हैं जीआईएस नक्शे में बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। व्यवहारिक प्रयोग में समानता एक समय में एक अथवा दो सूचनाओं की आवश्यकता होती है, अतः यदि ऐसे नक्शे का प्रयोग किया जाए जिसमें सारी सूचनाएं हो और जिस विषय नक्शे का अध्ययन समय किया जा रहा होता है उसका परीक्षण अत्यंत कठिन हो जाता है। अतः अलग अलग तरह की सूचनाएं अलग अलग लेयर्स में एकत्रित की जा सकती हैं और आवश्यकता अनुसार एक अथवा एक से अधिक लेयर्स को मर्ज करके देखा जा सकता है, जैसे कि भी मैंने बताया आपको। उदाहरण, एक लेयर में शहर की सड़कें हो सकती हैं, दूसरी लेयर में पाइपलाइन, तीसरी लेयर में ड्रेनेज, चौथी में आवासीय भवन, पांचवें में वाणिज्यिक भवन। इस प्रकार की 63 लेयर्स तक बनाई जा सकती हैं। नक्शे का व्यवहारिक प्रयोग करते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर अथवा प्रिंट आउट में नक्शे की वही सूचनाएं दिखाई देंगी जिसमें हमें उस समय रुचि होगी। जब इस तरह से मैप का निर्माण किया जाएगा तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें जिस भी नक्शे की जरूरत होती प्रिंट आउट में तो ये सूचनाएं हमें दिखाई देंगी। इस प्रकार जीआईएस के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयगत नक्शे थीमेटिक मैप्स प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोगों का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति का अनुरूपण है तो जीआईएस नक्शे की विभेदन क्षमता आप लोग जानते होंगे क्या होती है। आप लोग को तो जीआईएस नक्शे के लिए जो विभेदन क्षमता होती है वो 50 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। कितनी होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। समानता या इससे अधिक विभेदन क्षमता के नक्शे संपत्ति कर आरोपण हेतु उपयुक्त समझे जाते हैं। तो देखते हैं संपत्ति कर आरोपण है जीआईएस नक्शे की विभेदन क्षमता कितना होनी चाहिए। समानता 50 सेंटीमीटर या इससे अधिक विभेदन क्षमता के नक्शे संपत्ति कर आरोपण के कार्य हेतु उपयुक्त समझे जाते हैं। व्यय को सीमित रखते हुए जितनी अधिक से अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त की जा सकती है उतना प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग मैप देखोगे उसमें इस तरह से जितनी ज़्यादा होगी उतना विस्तृत करने पर वो अच्छे से दिखता है।
तो वही बात बताई गई है इसमें कितने नीचे होने से समानता 50 सेंटीमीटर या इससे अधिक विभेदन क्षमता के नक्शे संपत्ति कर रोपण के कार्य हेतु उपयुक्त समझे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप लोगों को तो क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश किस अक्षांश व देशांतर के मध्य स्थित है? तो आप लोगों को बता दूं उत्तर प्रदेश 23 अंश नॉर्थ तथा 31 अंश नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो 77 अंश ईस्ट तथा 85 अंश ईस्ट के मध्य स्थित है, देशांतर के मध्य स्थित है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश किस अक्षांश व देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश लगभग 23 अंश नॉर्थ तथा 31 अंश नॉर्थ के अक्षांश तथा 77 अंश ईस्ट तथा 85 अंश ईस्ट के देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार दशमलव डिग्री की किस हद तक शुद्धता जीआईएस सर्वेक्षण में आवश्यकता होगी उसे निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्थानिक विभेदन तथा वर्गक्रमीय विभेदन के बीच क्या अंतर है? आप लोगों को तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानिक रिजोल्यूशन इस बात की माप है कि पिक्सल के आधार पर किसी छवि की वस्तुएं कितनी विस्तृत हो सकती हैं। तो पिक्सल आप लोग जानते होंगे इस तरह से जितनी नजदीक पिक्सल होगी उतना जब फोटो बड़ा किया जाएगा तो वो उतनी विस्तृत होगी और अच्छे से दिखाई देंगी। तो स्थानिक रिजोल्यूशन इस बात का माप है कि पिक्सल के आधार पर किसी छवि की वस्तुएं कितनी विस्तृत की जा सकती है, जबकि वर्गक्रमीय रिजोल्यूशन वर्गक्रमीय बैंड की संख्या और चौड़ाई के आधार पर एक बैंड में वर्गक्रमीय विवरण की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपदा प्रबंधन के रिमोट सेंसिंग की पूर्व चेतावनी। भी इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हो या मानव प्रेरित व्यापक विनाश और जीवन की हानि का कारण बनने की क्षमता रखती है। रिमोट सेंसिंग दूरस्थ स्थानों से जानकारी प्राप्त करने की अपनी क्षमता के साथ आपदा प्रबंधन के लिए मूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उपग्रहों, ड्रोन और हवाई प्लेटफॉर्मों जैसे विभिन्न सेंसरों का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग हमें पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और महासागरों पर डेटा एकत्र करने के लिए सक्षम करता है। फिर से देखेंगे आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हो या मानव प्रेरित व्यापक विकास और जीवन की हानि का कारण बनने की क्षमता रखती है। रिमोट सेंसिंग दूरस्थ स्थानों से जानकारी प्राप्त करने की अपनी क्षमता के साथ आपदा प्रबंधन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उपग्रहों, ड्रोन और हवाई प्लेटफॉर्मों जैसे विभिन्न सेंसरों का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग हमें पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और महासागरों पर डेटा एकत्र करने में सक्षम बनाता है। रिमोट सेंसिंग की पूर्व चेतावनी देख लेते हैं। रिमोट सेंसिंग प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की रीढ़ बनती है। उपग्रहों का उपयोग करके हम आसन्न खतरों के संकेतों के लिए संभावित आपदा क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रिमोट सेंसिंग समुद्र की सतह के तापमान में पैटर्न की पहचान कर सकती है। चक्रवातों में तूफान के टकराने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी कर सकती है। इसी तरह रिमोट सेंसिंग भूकंपीय गतिविधि का पता लगा सकती है जो हमें संभावित भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रति सचेत कर सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नीचे पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बता दो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे छत के आकलन में रिमोट सेंसिंग की, दूसरा है आपदा कार्यों के खोज बचाव में रिमोट सेंसिंग की भूमिका। सबसे पहले देखते हैं छत के आकलन में रिमोट सेंसिंग। पहले से ही क्षति हो चुकी है उसके बाद रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका है ये इसमें पूछ रहा है। किसी आपदा के बाद त्वरित और सटीक क्षति का आकलन महत्वपूर्ण है। रिमोट सेंसिंग प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है जिससे निर्णय लेने वालों को क्षति की सीमा को समझने में मदद मिलती है। उपग्रहों या ड्रोन के माध्यम से उच्च रिजोल्यूशन छवियां विनाश के पैमाने को प्रकट कर सकती हैं, संसाधनों के आवंटन में सहायता और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों के निर्माण में सहायता कर सकती हैं। फिर से देखिए छत के आकलन में रिमोट सेंसिंग। किसी आपदा के बाद त्वरित और सटीक क्षति का आकलन महत्वपूर्ण है। रिमोट सेंसिंग प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है जिससे निर्णय लेने वालों को छत की सीमा को समझने में मदद मिलती है। उपग्रहों या ड्रोन से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन छवियां विनाश के पैमाने को प्रकट कर सकती हैं, संसाधनों के आवंटन में सहायता और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों के निर्माण में सहायता कर सकती हैं। अगला देखेंगे आपदा कार्यों में खोज बचाव में रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका है। रिमोट सेंसिंग खोज और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण सहायता करता है। किसी आपदा के बाद जीवित बचे लोगों का शीघ्रता से पता लगाने से जीवन और मृत्यु के बीच अंतर हो सकता है। थर्मल इमेजिंग जैसे तकनीकें मलबे के नीचे दबे बचे हुए लोगों के हीट सिग्नेचर को पहचान कर सकती है, जबकि उच्च रिजोल्यूशन इमेजनरी बचाव टीमों के लिए सुरक्षित मार्गों की मैपिंग में सहायता भी कर सकती है। फिर देख लेते हैं आपदा कार्यों में खोज बचाव में रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका है। रिमोट सेंसिंग खोज और बचाव में महत्वपूर्ण सहायता करती है। कोई आपदा के बाद जीवित बचे लोगों का शीघ्रता से पता लगा सकती है। जीवन और मृत्यु के बीच अंतर हो सकता है। जीवित और मृत लोगों के बीच में अंतर बता सकती है।
थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीकें मलबे के नीचे दबे हुए लोगों के हीट सिग्नेचर को पहचान सकती है, जबकि उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग नदी बचाव टीमों के लिए सुरक्षित मार्गों की मैपिंग कर सकती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, मानचित्रण में रिमोट सेंसिंग एक अमूल्य उपकरण है, स्पष्ट कीजिए। आपको बता दी बड़ा क्वेश्चन है, आपदा संभावित क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए रिमोट सेंसिंग एक अमूल्य उपकरण है, अर्थात जहाँ पे आपदाएं बार बार आती रहती हैं उनके लिए रिमोट सेंसिंग एक अमूल्य उपकरण है। ये बाढ़, भूस्खलन या जंगल की आग के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिससे निवारक उपायों के कार्यान्वयन की अनुमति मिल सकती है। आपदा के बाद रिमोट सेंसिंग आपदा कारण में हुए परिदृश्यों में परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए मानचित्रों को अद्यतन करने में सहायता कर सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। मौसम के पूर्वानुमान में रिमोट सेंसिंग, दूसरा है आपातकालीन प्रक्रिया योजना में रिमोट सेंसिंग। सबसे पहले देखेंगे मौसम के पूर्वानुमान में रिमोट सेंसिंग। वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी करके रिमोट सेंसिंग मौसम की भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उपग्रह बादलों के पैटर्न, हवा की दिशा और वायुमंडलीय दबाव को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे मौसम की घटनाओं को सटीक भविष्यवाणी की सुविधा मिलती है। ये तूफान, भारी वर्षा और अन्य मौसम संबंधी आपदाओं की भविष्यवाणी करने में विशेष रूप से उपयोगी है। फिर से देखेंगे मौसम के पूर्वानुमान में रिमोट सेंसिंग। वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी करके रिमोट सेंसिंग मौसम की भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उपग्रह बादलों के पैटर्न, हवा की दिशा, वायुमंडलीय दबाव को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें मौसम के पूर्वानुमान में पूछा है, इसलिए यहाँ पे क्या हवा, बादलों के पैटर्न, वायुमंडलीय दबाव, ये सब मौसम के लिए होते हैं, जिससे मौसम की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की सुविधा मिलती है। ये तूफान, भारी वर्षा, अन्य मौसम संबंधी आपदाओं की भविष्यवाणी करने में विशेष रूप से उपयोगी है। अगला देखेंगे आपातकालीन प्रक्रिया योजना में रिमोट सेंसिंग। अगला है आपातकालीन प्रक्रिया योजना में रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग डेटा आपातकालीन प्रक्रिया योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह आपदा के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करता है, कुशल निकासी योजना बनाने, सबसे सुरक्षित मार्ग निर्धारित करने और अन्य क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। रिमोट सेंसिंग आपातकालीन प्रक्रिया योजना में रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका है, इसमें बताया गया है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ये उसकी क्षेत्रों की पहचान कर सकता है और उसमें मदद कर सकता है। इसे देखते हैं, रिमोट सेंसिंग डेटा आपातकालीन प्रक्रिया योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। आपदा के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, कुशल निकासी योजना बनाने, सबसे सुरक्षित मार्ग निर्धारित कर सकता है, उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह राहत सामग्री के वितरण योजना बनाने में मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रकाशीय संवेदक किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। संवेदक उपग्रहों के ऊपर लगे एक तरह के उच्च अंतःप्रकाशीय कैमरा उपकरण होते हैं। संवेदक उपग्रहों के ऊपर लगे एक तरह के उच्च अंतःप्रकाशीय कैमरा उपकरण होते हैं। इनका उपयोग सतह विशेषताओं की विभिन्न वस्तुओं को परावर्तित या उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। आप विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रिमोट कंट्रोल में स्थापित सेंसर के बारे में सोच सकते हैं, जैसे वातानुकूल एयर कंडीशनर, एसी, टेलीविजन, जो एक छोटे दूरस्थ नियंत्रण रिमोट कंट्रोल उपकरण की मदद से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन को सक्षम बनाता है। आमतौर पर दूर संवेदन के क्षेत्र में दो प्रकार के संवेदक को पहचानते हैं, अर्थात निष्क्रिय संवेदक और सक्रिय संवेदक। निष्क्रिय संवेदक प्राकृतिक विकिरण को इंगित करते हैं जो पृथ्वी की सतह से वापस उत्सर्जित या परावर्तित प्रतिबिंबित होते हैं। इसमें सादृश्य वायवीय फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ और अंकीय प्रणाली क्रमवीक्षक और विकिरणमापी संवेदक दोनों शामिल होते हैं। दूसरा है सक्रिय संवेदक, पृथ्वी की सतह को रोशन करने के लिए निर्दिष्ट तरंगदैर्घ्य की पट्टी के विद्युत चुंबकीय विकिरण ढोने वाले वाहक होते हैं। सक्रिय संवेदक का उदाहरण रेडियो संचूषण, पहचान और दृश्य लेखन, रेडार, पार्श्वभूमि हवाई रेडार SLAR और संश्लेषित कृत्रिम द्वारा रेडार SAR आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फोटोग्राफिक बीम के अलावा बता दो, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। फोटोग्राफिक बीम के अलावा एडवांटेज ऑफ फोटोग्राफिक इमेज। पहला है फोटोग्राफिक बीम में कंप्यूटर पर अंकीय बीम की तुलना में धरातलीय विभेदन उत्तम एवं अधिक होता है। दूसरा, फोटोग्राफिक बीम में धरातलीय आकृतियों का पुनर्निर्माण ज्यामितीय दृष्टि से उपयुक्त होता है। तीसरा, फोटोग्राफिक बीम बृहद पैमाने पर बड़े क्षेत्र को दर्शाती है। फोटोग्राफिक फिल्म को अंकीयकरण डिजिटाइजेशन के द्वारा अंकीय बीम को फिल्म अंकन के द्वारा
फोटोग्राफिक बिंब में परिवर्तित किया जा सकता है। फोटोग्राफिक बिंब के लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ फोटोग्राफिक इमेज। फोटोग्राफिक बिंब में कंप्यूटर पर अंकीय बिंब की तुलना में धरातलीय विभेदन उत्तम एवं अधिक होता है। फोटोग्राफिक बिंब से धरातलीय आकृतियों का पुनर्निर्माण ज्यामितीय दृष्टि से उपयोग होता है। तीसरा, फोटोग्राफिक बिंब में बृहद पैमाने पर बड़े क्षेत्र को दर्शाती है। फोटोग्राफिक फिल्म को अंकीयकरण डिजिटाइजेशन के द्वारा अंकीय बिंब को फिल्म अंकन के द्वारा फोटोग्राफिक बिंब में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अंकीय बिंब प्रक्रमण प्रणाली तथा तकनीकियां बताइए। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अंकीय बिंब प्रक्रमण प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना अति आवश्यक है, जिसके द्वारा बिंब आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सके। कंप्यूटर प्रणाली में अंतर्गामी व निर्गत युक्तियां, डिवाइसेस, संसाधित तत्व, अंतराशक्तीय युक्तियां इत्यादि में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रणाली में बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों के एकत्र तथा संसाधित करने की तीव्र क्षमता होती है। इस प्रणाली के घटक केंद्रीय संसाधित इकाई, अंतरसक्रिय प्रदर्शक, कार्यशाला, टेप ड्राइव, सीडी रोम युक्तियां, डिजिटाइजर, संगीन मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर तथा डिस्क स्टोरेज युक्तियां। बिंब प्रक्रमण तकनीकियां, इमेज प्रोसेसिंग तकनीक। बिंब को शुद्ध तथा उपयुक्त बनाने के लिए निम्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। पहला है ऑप्टिकल तकनीक, दूसरा है डिजिटल तकनीक, तीसरा है फोटोग्राफिक तकनीक। बिंब प्रक्रमण तकनीकियां निम्न प्रकार का उपयोग किया जाता है: ऑप्टिकल तकनीक, डिजिटल तकनीक और फोटोग्राफिक तकनीक। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, भौगोलिक सूचना तंत्र के उपयोग उद्देश्य बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भौगोलिक सूचना तंत्र के उपयोग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। भौगोलिक सूचना तंत्र आंकड़ा प्राप्ति से लेकर संग्रह, प्रक्रमण और विश्लेषण का कंप्यूटर आधारित तंत्र। इसके विभिन्न उद्देश्य हैं: विभिन्न प्रकार के नियोजन तथा निर्णय प्रक्रिया में समय और लागत के संदर्भ में मानवीय क्षमता को बढ़ाना। दूसरा है आंकड़ों के वितरण और प्रक्रिया के लिए सक्षम साधनों को प्रदान करना। तीसरा है आंकड़ों के प्रक्रियात्मक स्तर पर पुनरावृत्ति को कम से कम करना। चौथा है विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं को समन्वित करने की क्षमता में वृद्धि करना। पांचवा है नई नई सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भौगोलिक आंकड़ों के मिश्रित स्वरूप का विश्लेषण करना। भौगोलिक सूचना तंत्र के उद्देश्य: पहला है विभिन्न प्रकार के नियोजन और निर्णय प्रक्रिया में समय और लागत के संदर्भ में मानवीय क्षमता को बढ़ाना। दूसरा है आंकड़ों के वितरण और प्रक्रिया के लिए सक्षम साधनों का प्रदान करना। तीसरा है आंकड़ों के प्रक्रियात्मक स्तर पर पुनरावृत्ति को कम से कम करना। चौथा है विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं को समन्वित करने की क्षमता में वृद्धि करना। अगला है नई नई सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भौगोलिक आंकड़ों के मिश्रित स्वरूप का विश्लेषण करना। इस प्रकार भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानिक आंकड़ों की सहायता से किसी भी धरातलीय तथ्य के बारे में उनकी स्थिति, दशा, प्रवृत्ति और मॉडल प्रक्रिया को स्पष्ट करने में सक्षम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, भौगोलिक सूचना तंत्र के क्षेत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक सूचना तंत्र के क्षेत्र, स्कोप ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। भौगोलिक सूचना तंत्रों के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली समस्याओं की विविधता ने इस तंत्र के अनुप्रयोग क्षेत्र को असीमित बना दिया। वस्तुतः पृथ्वी पर भौगोलिक अवस्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन के द्वारा संदर्भित लक्षणों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्ति के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। इन कंप्यूटर आधारित तंत्रों में ऐसे भौगोलिक संदर्भित जियोग्राफिकली रिफरेंस्ड लक्षणों के अवस्थिति दत्त लोकेशन डाटा तथा उनके गुण दत्त एट्रीब्यूट डाटा दोनों को एक साथ प्रयोग में लाने की क्षमता होती है। अतः भौगोलिक सूचना तंत्रों में न केवल लक्षणों की अवस्थितियों का स्वतः प्रदर्शन, ऑटोमेटिक डिस्प्ले या मानचित्रण होता है, अपितु ये तंत्र संबंधित लक्षणों के विवेचन योग्य अभिलक्षणों विश्लेषण का अभिलक्षणों के अभिलेखन विश्लेषण का एक संबंधपरक दत्त आधार भी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भौगोलिक सूचना तंत्र की विकल्पना भी इंपॉर्टेंट है। अनेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जीआईएस के अनेक उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चयन किया जा सकता है। जीआईएस के प्रयोग के अग्र प्रकार से विकल्पना की जा सकती है: संकल्पना, आवश्यकता का निर्धारण, अभिकल्पना, प्रक्रिया नियोजन, तंत्र का चयन, विकास, तंत्र की प्राप्ति, आंकड़ा आधार, स्टाफ की ट्रेनिंग, संचालन की तैयारी, संचालन, तंत्र की स्थापना, आंकड़ा रूपांतरण, प्रक्रिया विकास,
अंकेक्षण 5वां है तंत्र मूल्यांकन विस्तार। जीआईएस के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर इस प्रकार से निम्नलिखित है: ArcGIS, जियोमेट्रिया, मैप इन्फो और EDAS। वैसे भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने भी जियो स्मार्ट और डिसीजन स्पेस, बायोकेप जैसे जीआईएस सॉफ्टवेयर विकसित किए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, रिमोट सेंसिंग की सीमाएं बताइए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमोट सेंसिंग ने पूरी तरह से जमीन आधारित सर्वेक्षण विधियों को प्रतिस्थापित नहीं किया, कुछ सीमाएं भी होती हैं। डेटा संग्रहण और डेटा खरीद की लागत। दूसरा है डेटा विश्लेषण और व्याख्या के साथ समस्याएं। तीसरा है सभी मौसम क्षमता के साथ समस्याएं, क्योंकि कुछ सेंसर क्लाउड के माध्यम से देखे नहीं जा सकते। फिर से देखेंगे रिमोट सेंसिंग की सीमा। रिमोट सेंसिंग में पूरी तरह से जमीन आधारित सर्वेक्षण विधियों को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, इनकी कुछ सीमाएं होती हैं। डेटा संग्रह और डेटा खरीद की लागत, डेटा विश्लेषण और व्याख्या के साथ समस्याएं, सभी मौसम क्षमता के साथ समस्याएं, क्योंकि कुछ सेंसर क्लाउड के माध्यम से देख नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 20 है रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला, उपग्रहों और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवियां लेते हैं। उपग्रहों और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवि लेते हैं, जिससे हम जमीन पर खड़े होकर जितना देख सकते हैं उससे कहीं अधिक देखने की इजाजत देते हैं। दूसरा, जहाजों पर सोनार सिस्टम समुद्र के नीचे यात्रा किए बिना ही समुद्र की तल छवियां को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उपग्रहों पर कैमरे का उपयोग महासागरों में तापमान परिवर्तन की छवियों को बनाने के लिए किया जा सकता है। चौथा है, बड़े जंगल की आग को अंतरिक्ष से मैप किया जा सकता है, जिससे रेंजरों को जमीन से कहीं ज्यादा बड़ा क्षेत्र देखने की अनुमति मिलती है। आगे देखेंगे, बादलों को ट्रैक करने या मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद के लिए बादलों को ट्रैक करना और धूल के तूफानों को देखने में मदद करना, इसमें भी रिमोट सेंसिंग उपयोगी है। अगला है, एक शहर के विकास और कई वर्षों या यहाँ तक कि दशकों में किसी भूमि या जंगलों के परिवर्तनों को ट्रैक करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि और खाद्य सुरक्षा। रिमोट सेंसिंग सूखे और कीट संक्रमण जैसी कृषि आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। कृषि हो रही है, खेतों में वो सूख गई है, उसमें कीट लग गए हैं, तो उसकी भी भविष्यवाणी कर सकती है। क्या कर सकते हैं? रिमोट सेंसिंग उसकी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिससे शीघ्र हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है। आपदा के बाद कृषि भूमि को हुए नुकसान का आकलन भी कर सकती है। आपदा के बाद कृषि में जो नुकसान हुआ है, रिमोट सेंसिंग उसके नुकसान का आकलन भी कर सकती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो मूल डेटा प्रदान कर सकता है। फिर से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खाद्य सुरक्षा रिमोट सेंसिंग सूखे या कीट संक्रमण जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिससे शीघ्र हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है। आपदा के बाद या किसी भूमि को नुकसान का आकलन कर सकता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान करता है। अगला देखेंगे जल संसाधन प्रबंधन। जल संसाधन प्रबंधन में भी रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका है, देखेंगे। आपदा परिदृश्यों में जल संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। रिमोट सेंसिंग अतिप्रवाह को रोकने या कमी का पता लगाने के लिए बांधों एवं जलाशयों में जल स्तर की निगरानी कर सकती है, या किसी भी आपदा के बाद जल प्रदूषण के क्षेत्रों की पहचान भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 है वन अग्नि प्रबंधन। आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल की आग प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शुरुआती चरणों में आग का पता लगा सकती है और उसके प्रसार की निगरानी कर सकता है, जिससे अग्निशमन प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में मदद मिलती है। ये आग लगने के बाद नुकसान का आकलन भी कर सकती है, रिकवरी पुनर्नवीनीकरण योजनाओं में सहायता कर सकती है। रिमोट सेंसिंग जो है वो वन अग्नि प्रबंधन में किस तरह से उपयोगी है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जंगल की आग प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शुरुआती चरणों में आग का पता लगा सकता है, उसके प्रसार की निगरानी कर सकता है, जिससे अग्निशमन प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में मदद मिलती है। ये आग लगने के बाद नुकसान का आकलन भी कर सकती है, रिकवरी पुनर्नवीनीकरण योजनाओं में सहायता कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन प्रबंधन। भूस्खलन की भविष्यवाणी करना अक्सर कठिन होता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग मदद कर सकती है। ये अस्थिरता के संकेतों के लिए ढलानों की निगरानी कर सकती है और भूस्खलन को ट्रिगर करने वाले वर्षा पैटर्न को ट्रैक कर सकता है। आपदा के बाद रिमोट सेंसिंग क्षति का आकलन कर सकती है और स्थिरीकरण प्रयासों में योगदान कर सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर तटीय क्षेत्र प्रबंधन। तटीय क्षेत्रों में अक्सर चक्रवात, सुनामी, समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं का खतरा अधिक होता है। रिमोट सेंसिंग खतरे के शुरुआती संकेतों के लिए इन क्षेत्रों की निगरानी कर सकती है और सुरक्षात्मक उपायों की योजना बनाने में मदद कर सकती है।
ये इन आपदाओं के प्रभाव का आकलन भी कर सकता है और पुनर्प्राप्ति प्रयासों का मार्गदर्शन भी कर सकता है। इसे देखेंगे तटीय क्षेत्र प्रबंधन। तटीय क्षेत्रों में अक्सर चक्रवात, सुनामी, समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं का खतरा अधिक होता है। रिमोट सेंसिंग खतरे के शुरुआती संकेतों के लिए इन क्षेत्र की निगरानी कर सकती है और सुरक्षात्मक उपायों की योजना अर्थात प्लान बनाने में मदद कर सकती है। यह इन आपदाओं के प्रभाव का आकलन भी कर सकता है और पुनर्प्राप्ति प्रयासों का मार्गदर्शन भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है बुनियादी ढांचे की निगरानी, दूसरा है स्वास्थ्य प्रबंधन। सबसे पहले देखेंगे बुनियादी ढांचे की निगरानी। आपदाओं के दौरान बुनियादी ढांचे मजबूती का परीक्षण किया जाता है। रिमोट सेंसिंग तनाव या क्षति के संकेतों के लिए पुलों, बांधों और इमारतों जैसी संरचनाओं की निगरानी कर सकती है। ये संभावित विफलताओं का शीघ्र पता लगाने में सहायता करता है और समय समय पर मरम्मत या निकासी की अनुमति देता है। दूसरा है स्वास्थ्य प्रबंधन। आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग की भूमिका निभा सकती है। बाढ़ के बाद स्थिर जल निकायों जैसे संभावित बीमारी के प्रकोप वाले क्षेत्रों की पहचान करके शीघ्र हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग की भूमिका निभा सकती है। बाढ़ के बाद स्थिर जल निकायों से जैसे संभावित बीमारी के प्रकोप वाले क्षेत्रों की पहचान करके शीघ्र हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त यह मच्छरों जैसे रोग वाहकों की गतिविधि को ट्रैक करने में मदद कर सकता है, जिससे मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारी की रोकथाम में सहायता मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संवेदक वह युक्त या उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करते हैं। स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। संवेदक वह युक्त या उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, उन्हें संकेतकों में बदलते हैं तथा उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं, जो कि अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं। आंकड़ा उत्पाद के आधार पर संवेदकों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, फोटोग्राफी चित्रीय और दूसरा है फोटोग्राफ रहित आंगिक संवेदक। फोटोग्राफी संवेदक कैमरा किसी भी लक्ष्य बिंदु को एक क्षण विशेष में उद्भासित कर अवलोकन कर लेता है। फोटोग्राफी संवेदक कैमरा किसी भी लक्ष्य बिंदु को एक क्षण विशेष में उद्भासित कर अवलोकन कर लेता है। दूसरी ओर फोटोग्राफ रहित संवेदक किसी लक्ष्य की प्रतिबिंब को पंक्ति दर पंक्ति रूप में प्राप्त करते हैं। ये संवेदक स्कैनर से नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंबों का निर्वचन टिप्पणी कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंबों का निर्वचन। संवेदकों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किसी भूपृष्ठीय घटना या वस्तुओं के आकार व प्रतिरूप संबंधी सूचनाओं का प्राप्त करने में किया जाता है। संवेदकों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किसी भूपृष्ठीय घटना या वस्तुओं के आकार व प्रतिरूप संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संवेदक फोटोग्राफिक तथा डिजिटल आंकड़े उत्पाद प्राप्त करते हैं। अतः इन घटनाओं की गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की विशेषताएं चाक्षुष निर्वचन अथवा अंकीय बिंब प्रकीर्णन तकनीकी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। चाक्षुष निर्वचन करना एक स्वचालित अभ्यास है जो बिंबों में किसी भी वस्तु को देखकर उसकी पहचान करता है। चाक्षुष निर्वचन करना एक स्वचालित अभ्यास है जो बिंबों में किसी भी वस्तु को देखकर उसकी पहचान करता है। दूसरी तरफ डिजिटल इमेज से हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर कंप्यूटरीकृत दोनों के संयुक्त प्रयोग से ही इच्छित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अंकीय बिंब व्याख्या के तकनीकों के अभाव में बिंबों का विश्लेषण करना असंभव है, इसलिए यहाँ केवल चाक्षुष विश्लेषण विधियों का ही वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे खंड 12 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट